नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा, ये एक कोई आईडी है, पहाड़ी स्पार्टन। हालांकि मैं बार बार कहा करता हूं कि आप अगर अलग किसी आईडी से कमेंट लिखते हैं तो कम से कम अपना नाम अपने प्रश्न के साथ अवश्य ही लिख दिया करिए। इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य लाभ भाव में कृत्तिका नक्षत्र में 5 डिग्री के हैं, क्या मैं माणिक्य धारण कर सकता हूं? कर्क लग्न की कुंडली में देखा जाए तो लाभ भाव में अर्थात वृषभ राशि में सूर्य बैठे हैं कृत्तिका नक्षत्र में, और आपने जैसा कहा कि 5 अंश के साथ बैठे हैं। अब शुक्र का आपने यहां जिक्र नहीं किया है, अर्थात तो शुक्र अगर यहां नहीं है तो सीधी सी बात है, एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे, तो ये दोनों ही अवस्था में तात्कालिक मित्रता हुई। निसंदेह आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के लाभ भाव में बैठे हैं, सो ये महाधनी योग है। तो निसंदेह माणिक्य धारण करने से महाधनी योग को बल मिलेगा। परविंदर कुमार ने पूछा है, यदि मेष लग्न में शनि, चंद्र और गुरु लग्न में ही बैठ जाएं और मंगल सप्तम में बैठ जाए, तब भी शनि के बुरे फल ही प्राप्त होंगे? देखा जाए तो आपके ये प्रश्न पूछने के पीछे का जो तर्क है कि मेष लग्न के लग्न में ही बैठे हैं यदि शनिदेव, तो वो नीच राशि में है, मंगल की दृष्टि पड़ने से उनका नीचत्व भंग होना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि शनि का नीचत्व भंग होगा, लेकिन उसका क्या कि सप्तम में बैठे मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और ये दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, दाम्पत्य जीवन खराब कर देंगे। उसका क्या, शनि चंद्रमा की युति से जो विषयोग बन रहा है जिसके चलते भयंकरतम मानसिक अशांति होगी, उसका क्या कि सप्तम भावगत शनि और लग्न भावगत शनि और चंद्रमा की युति पर सप्तमस्थ मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल जीवन में कभी पेशेंस नहीं देते, धैर्य की कमी कर देते हैं, और शनि लग्न में बैठकर कभी कोई काम वक्त पर नहीं होने देते। अब जरा सोच करके देखिए कि नीच के शनि का और कैसा प्रभाव होना चाहिए। नीच के शनि के सारे प्रभाव तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दाम्पत्य भी खराब होता दिख रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, अब आपके मन में उत्पन्न होगा ना कि नीच फिर भंग ही नहीं हुआ, ये तो नीच ही रह गया। देखिए नीचत तो भंग तो हुआ, लेकिन कई बार जैसे आपकी कुंडली में जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो नीच से कहीं ज्यादा बुरी हो जाती हैं। जैसे आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति का होना, ये पहले ही विषयोग है, तो विषयोग का दुष्प्रभाव तो बहुत ज्यादा है, मानसिक अशांति से लेकर के दाम्पत्य खराब, जातक को डिप्रेशन का शिकार बनाता है। सप्तम में मंगल बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट ये दाम्पत्य जीवन को कमजोर और खराब करने का काम करते हैं। तो चारों तरफ से देखें तो उसका प्रभाव तो है, लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछते हैं कि शनि का नीच भंग हुआ कि नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल शनि का नीच भंग हुआ। क्योंकि शनिदेव पश्चिम के कारक हैं, और जब वो पूरब में चले जाते हैं लग्न में, तो कहीं ना कहीं जातक के लिए इसे बहुत अच्छा नहीं माना गया। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इसका जिक्र किया है। केवल धनु लग्न एक ऐसा है कि जहां लग्नगत होकर के भी शनिदेव कोई अच्छा ही प्रभाव देते हैं। धनु कुंभ में है तो मकर की भी उन्हीं की राशि, पर धनु और कुंभ में उनका ठीक प्रभाव लग्न में भी देखने में आता है। तुला में भी कुछ हद तक, हालांकि देर वहां भी करते हैं, पर तुला तो कह सकते हैं कि तुला, धनु और कुंभ यही 3 राशियां हैं जहां लग्नगत शनिदेव के बहुत अच्छे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। बाकियों के लिए तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं ही होंगे। प्रिंस पाटीदार ने पूछा है, मीन लग्न की कुंडली, लग्न में गुरु वक्री, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में मंगल वक्री, अष्टम भाव में चंद्र केतु युति, नवम में सूर्य बुध शुक्र युति, 11वें भाव में शनि, जीवन कैसा रहेगा? मीन लग्न की कुंडली के लग्न में ही देवगुरु बकरी होकर के बैठे हैं, बढ़िया है। देवगुरु ने हंस महापुरुष योग का निर्माण किया है। दूसरे भाव में राहु और तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं। देखिए मंगल का तीसरे भाव में होना निसंदेह आपको पुरुषार्थी बना रहा है, लेकिन समस्या यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है वो षडाष्टक योग का है, जिसको सकट योग कहते हैं। फिर चंद्र केतु की युति के बारे में अपने कार्यक्रमों में सदैव मैं कहा करता हूं कि ये जातक को मानसिक रूप से सदैव अशांत करके रख देता है, तो ये एक मानसिक अशांति का कारण बना। अब दूसरे भाव में जो राहु बैठे हैं, ये राहु वैसे तो देखा जाए तो मेष राशि में बैठे हैं, परंतु ये वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करने का काम करेंगे। जातक की वाणी कहीं ना कहीं कड़वी होगी, और शनिदेव की जो दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो ये एक और बड़ी समस्या खड़ी करेंगे कि जीवन काल में हर चीज को विलंबित कर देंगे। अब गौर करिए तो आपकी कुंडली के लाभ में बैठे शनि की दृष्टि अष्टमस्थ चंद्रमा और केतु पर पड़ रही है, जो कि मानसिक अशांति और परेशानी को केवल बढ़ावा नहीं देगा, वरन डिप्रेशन की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपने बताया है कि नवम में सूर्य बैठे हैं। नवम में सूर्य का होना तो खैर बहुत अच्छा है,
भाग्य भाव में सूर्य, लग्न में गुरु, ये बहुत अच्छा है। तो जीवन अगर आपने मुझसे पूछा तो वैसे बाकी के मामलों में जीवन ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति, परेशानी और वो भी डिप्रेशन, इसकी संभावना इस कुंडली में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। वाणी की कड़वाहट के चलते संभव है लोग आपसे बहुत शीघ्र ही शत्रुता कर लें, तो ये कुछ परेशानियां तो दिख रही हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है ये पंकज पुद्दार का है। इन्होंने पूछा है सिंह लग्न तथा सिंह राशि की कुंडली में द्वितीय भाव में नीच के शुक्र क्या प्रभाव रहेगा। सिंह लग्न की कुंडली में देखा जाए तो शुक्र दशमेश और साथ ही साथ तृतीयेश होते हैं। तृतीयेश और दशमेश होकर के नीच राशि में जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपके बुध किस भाव में है। अब देखा जाए तो लग्न में सूर्य है, द्वितीय में आपने शुक्र का जिक्र किया है, तो या तो बुध 12वें में होंगे, या अब चूंकि लग्न में तो आपने जिक्र किया नहीं तो दूसरे में ही हो या लग्न में हो, इन्हीं 3 भावों में हो सकते हैं। वो रेयर केस में वो तीसरे में भी जा सकते हैं, पर ये देखिए कि कहाँ हैं। अब वैसे देखा जाए तो शुक्र का द्वितीय में होना कोई बहुत नीच राशि में होकर के कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। हाँ, अगर लग्नगत सूर्य के साथ ही बैठे हैं तब तो ये फिर बढ़िया है, उस अवस्था में उनका नीचत्व भंग होगा उस तरह से, तो वो ठीक है। परंतु हाँ, शुक्र द्वितीय में तो एक कमी भी है, नीच राशि में होकर के जातक को ये बुरी लत लगाते हैं, शराब इत्यादि की लत लगा देते हैं, तो इससे जातक को बचना चाहिए। बाकी वैसे शुक्र के प्रभाव से यहाँ कोई बहुत नुकसान और बहुत कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिंह लग्न के कोई कारक ग्रह नहीं है। ये कर्मेश और पराक्रमेश बनते हैं पर कोई कारक नहीं है। फिर भी धन भाव में होना, नीच राशि में भी होकर के चलेगा। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रश्न है वो राघवेंद्र सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है तुला लग्न में एकादश भाव में मंगल शनि की युति और मंगल की महादशा का क्या प्रभाव होगा। देखिए, तुला लग्न की कुंडली में मंगल कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं। वैसे तो ये मंगल द्वितीय और सप्तम पति होते हैं, जाकर के आपने बताया है कि लाभ भाव में बैठे हैं। मंगल शनि की युति की यदि हम बात करें तो इसे ज्योतिष शास्त्र में विस्फोटात्मक योग कहा गया है। अब विस्फोट कराने वाला योग। अब गौर करिए कि मंगल की ही दशा चल रही है, तो एक तरह से ये मार्केस का समय आपके लिए माना जाएगा। और जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो छठे से छठा होता है, तो छठे से छठा लाभ भाव में भी एक्सीडेंट का विचार होगा। कुंडली के छठवें भाव से दुर्घटना का विचार होता है, तो छठे से छठा लाभ भाव से भी एक्सीडेंट का विचार होगा। उस अवस्था में शनि मंगल की युति, मंगल की दशा में आपको बहुत सचेत होना चाहिए। यह समय दुर्घटना कारक स्थिति, ऑपरेशन जन्य स्थिति, व्रण, फोड़ा, फुंसी इत्यादि से संबंधित परेशानियां खड़ा करेगा, तो सचेत रहने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है योगेश कुमार व्यास का। इन्होंने पूछा है कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति षष्ठ और नवम के स्वामी होकर उच्च के होते हैं, इनका प्रभाव कहां से देखें। यानी कर्क लग्न में ही यदि देवगुरु बैठे हैं, यह प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो अगर आप ज्योतिष के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि कर्क लग्न में देवगुरु को कारक ग्रह की संज्ञा प्राप्त नहीं है। देखा जाए तो देवगुरु भाग्येश होते हैं, पर इसके बावजूद देवगुरु को यहां कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में होती है। परंतु भाग्य भाव में उनकी राशि होने से एक प्रभाव को हमें समझने का प्रयत्न करना होगा। जरा गौर करिए, अगर कर्क लग्न की कुंडली में देवगुरु लग्न में ही उच्च के होकर के बैठे हों, तो उस अवस्था में देवगुरु उच्च के होकर के लग्न में हंस महापुरुषों का निर्माण करेंगे। ऊपर से देवगुरु पूरब के लग्न के कारक ग्रह हैं, तो उनको कारकत्व और दिग्बल भी मिला। इसके बाद नवम भाव के स्वामी होने के चलते केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, भाग्यपति का लग्नगत होना अत्यंत श्रेष्ठ। हाँ, इस अवस्था में बाकी भावों से ही आप गुरु का प्रभाव देखिए। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भाई कर्क लग्न की कुंडली में षष्ठेश गुरु है, तो षष्ठ भाव का प्रभाव कौन देगा। नहीं, वो गुरु ही देंगे। लेकिन चूंकि अगर ऐसी स्थिति हो कि लग्नगत हो या नवम में ही जाकर के बैठे हों, तो उस अवस्था में देव गुरु अगर उनकी जब दशा आएगी तो जब वो षष्ठ का भी प्रभाव देंगे तो वो प्रभाव इतना व्यापक रूप से मारक वाली स्थिति नहीं उत्पन्न करेगा। अकारक वाली स्थिति है जिसमें संभव है कि जातक को स्वास्थ्य से संबंधित वायु विकार की परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी हो, लेकिन ये इतना खतरनाक वाली बात नहीं है। हाँ, साधारणतः देवगुरु को कारक नहीं माना गया है, पर फिर भी अगर ये देखिए कि गुरु की स्थिति कैसी है। अब मान लिया जाए कि गुरु पीड़ित अवस्था में बैठे हुए, अब पीड़ित तो छठवें, आठवें, 12वें में ही होंगे। एक चीज गौर करिए कि छठे, 8वें, 12वें में हो जाए, तो उस अवस्था में अगर चंद्रमा बली हैं तो फिर बन जाएगा केंद्र विपरीत राजयोग। लेकिन इसके अलावा किसी भाव में बैठे हुए हैं और पीड़ित आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नीच इत्यादि राशि में बैठे हुए हैं, तब फिर उनका दुष्प्रभाव ज्यादा देखने में आने लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लग्न इत्यादि में बैठे हैं, तब अच्छा ही इनका फलाफल आपको मिलेगा। गुरु की दशा में अगर वो षष्ठ का भी फल प्रदान करते हैं तो वो बहुत हद तक हो सकता है पेट से संबंधित परेशानी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंद्र कुमार ने पूछा है कि कर्क लग्न कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ 12वें भाव में है, चतुर्थी तिथि करवा चौथ
कि रात्रि का जन्म है, दुविधा में हूं कि मोती धारण करूं या नहीं। कर्क लग्न और कुंडली में चंद्र शनि के साथ 12वें में है। देखा जाए तो लग्नपति का 12वें में जाकर के होना एक तो विषयोग और दूसरा अवयोग। अब सवाल ये उठता है कि लग्नेश कहीं भी हो उसको बलि करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मोती धारण करने की जगह चंद्रमा की आराधना करना, पूर्णिमा का व्रत करना, शिव जी की आराधना करना, सोमवार को शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना, माता की सेवा करना, रात्रि में देर तक न जगना, रात्रि में दुग्ध का पान न करना, ये उपाय ज्यादा कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। तो मेरी राय तो यही है कि आप चंद्रमा को और विधियों से ठीक करने का प्रयत्न करिए, बाकी के आप मोती धारण करने से बचना, यही आपके पक्ष में होगा। धीरज पांडे जी का प्रश्न है, वृश्चिक लग्न में मंगल छठे घर में है 15 डिग्री में, तो क्या लग्नेश को कमजोर समझें या बली? वृश्चिक लग्न की यदि हम बात करें, वृषभ लग्न की यदि हम बात करें, ये दो ग्रह मंगल और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जब लग्नेश बनते हैं तो षष्ठेश या अष्टमेश भी ये बनते हैं। फलतः ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन दो ग्रहों को लग्नेश होने की अवस्था में षष्ठेश या अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अब सीधी सी बात है कि लग्नेश होकर के यदि षष्ठ या अष्टम में बैठे हों तो ये लग्न को बलि करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का यहां एक और सूत्र लागू हो जाता है कि जब भी कभी दो भावों का स्वामी ग्रह अपने ही किसी दूसरी, दो राशियों का स्वामी अपनी ही किसी दूसरी राशि में बैठा हो, तो वो जिस राशि में बैठा है उसके ठीक अलग, जैसे अगर षष्ठ में बैठे हैं तो लग्न को वो बल प्रदान करेंगे। तो उस अवस्था में आपको मंगल को कमजोर नहीं समझना है, मंगल बली है, बल्कि 15 डिग्री पर आपने बताया है तो ये अत्यंत बली है। अब ये अलग बात है कि षष्ठ जन्य जो दोष है वो उत्पन्न करेंगे। जैसे कि उदाहरण से समझिए, मंगल षष्ठ में बैठे हैं, अब ऐसे मंगल पर यदि शनि की दृष्टि है तो ये दुर्घटना कारक स्थिति उत्पन्न कराने वाला माना गया, तो वो होगा, दुर्घटना की स्थिति होगी, लेकिन जान नहीं जाएगा। क्यों? अब जान जाने की भी बात है तो यहां दो बातें तय हैं। अगर मान लीजिए कि जातक की कुंडली में प्रबल मार केस चल रहा हो और फिर उस अवस्था में जान जाने की दुर्घटना होती है तो जान भी जा सकती है, लेकिन साधारणतया चूंकि लग्नेश जाकर के षष्ठ में बैठे हैं तो दुर्घटना में भी जान बचाने का ही प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मंगल अगर षष्ठ में बैठे हैं तो, और वही 15 अंश पर, तो उनसे अच्छा प्रभाव। अब बाकी मंगल का जो मैं दुष्प्रभाव समझाया करता हूं कि पैसा कहीं दे दिया तो वो डूबेगा, तो वो परेशानी तो होगी, उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है, लेकिन मंगल के अच्छे प्रभाव ही देखने में आएंगे। जयदेव जी हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न में शनिदेव और मंगल देव लग्न में हो और सूर्यदेव उच्च राहु के साथ 10वें भाव में और बुध भाग्य भाव में 13 डिग्री पर, एक सूत्र आपने ही बताया था कि पापग्रह केंद्र में अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, तो वह सूत्र यहां लागू होगा। कन्या लग्न में शनिदेव और मंगल देव लग्न में हो और सूर्यदेव उच्च राहु के साथ। देखिए एक बात आपको बता दूं जयदेव साहब, कन्या लग्न में शनिदेव तो खैर फिर भी कारक है, हालांकि कारक होकर के भी लग्न में होकर के अपनी परेशानी से वो कभी आपका पिंड नहीं छुड़ाएंगे। अब आप आते हैं मंगल की, तो मंगल इस लग्न में अकारक अथवा मारक ग्रह हो जाता है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न को सबको समझना चाहिए, जरा देखिए और समझने का प्रयत्न करिए। शनि और मंगल अगर केंद्रगत है, जैसे केंद्र की चर्चा आपने की, राहु की आपने चर्चा की, राहु आपने 10 में बताया है, पापग्रह की चर्चा की। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि केंद्र है विष्णु और त्रिकोण है लक्ष्मी। केंद्र में जब भी कोई पापग्रह बैठता है तो वो क्या करता है कि अपना दुष्प्रभाव खो देता है और अच्छा प्रभाव ग्रहण कर लेता है। ध्यान से सुनिए और सभी लोग समझिए। परंतु इस प्रयास में वो उस भाव को खराब कर देता है। क्या समझे आप? शनि और मंगल जो आपके लग्न में बैठे हैं वो निसंदेह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत हद तक, अब ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा कि शनि मंगल की युति हुई है वो दुर्घटना कारक स्थिति है। शनि मंगल की युति हुई है, अगर मंगल की दशा है तो दुर्घटना की नौबत आएगी। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो निसंदेह शुभता ग्रहण करेंगे परंतु लग्न को कमजोर कर देंगे। क्या समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि एक जो ज्योतिषी नहीं है व्यक्ति, वो यहां कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई लग्न जब कमजोर हो गया तो ये अच्छा तो हो नहीं सकता है। भले मंगल और शनि ने शुभता ग्रहण की हो परंतु जब लग्न ही कमजोर हो गया तो फिर पूरी कुंडली खराब हुई। असल फैक्ट यही है कि लग्नगत होकर के दुष्प्रभाव अपना कम किया है उसने, लग्न को तो कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। त्रिकोण में भी बैठे ग्रह यही करते हैं, वो अपने आप को शुभ कर लेते हैं और उस भाव को कमजोर कर देते हैं। भाग्य भाव में बैठा तो भाग्य का प्रभाव कम कर देगा, अपने आप को शुभ कर देगा।
तो अपने आप को जब शुभ करेगा तो उसकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उस दौरान आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम, जैसे मान लिया जाए मंगल की दशा आई, तो मंगल की दशा आने का मतलब है कि आपके जीवन में ऑपरेशन की नौबत हो जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, सर का ऑपरेशन हो, लग्न है कन्या, लग्न आपने कहा है तो कन्या है तो कमर आता है, तो कमर से संबंधित ऑपरेशन हो, लग्न को सर माना गया तो या सर से संबंधित कोई परेशानी हो या कमर से संबंधित कोई परेशानी हो, देखना होगा, कुंडली को समझना होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो परेशानी खड़ा करना चाहिए उसको, लेकिन इन परेशानियों में भी कमी आएगी। अच्छा गौर करिए, ऐसा नहीं होगा कि परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी, कम हो जाएंगी, आपकी सुरक्षा होगी, परंतु इस चक्कर में लग्न कमजोर पड़ गया तो आपके व्यक्तित्व में जो क्षमता हो सकती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। तो वो सूत्र तो यहां लागू हुआ, लेकिन इस सूत्र का अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये बहुत अच्छा हुआ, तो जवाब है ना, बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई मान लिया जाए किसी कुंडली में, मैं एक और सूत्र कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में पापा ग्रह बैठा हो तो जातक का भाग्य धीरे धीरे उसका विकास कराता है, और जब जब उसको भाग्य की आवश्यकता पड़े उसका भाग्य साथ देता है और उसका विकास होता है। शुभ ग्रह के बारे में क्या है कि भाग्य सदैव उसका साथ देता है और बड़ी तीव्रता से उसको आगे बढ़ाता है। पाप ग्रह के मामले में ऐसा नहीं है। अब यह इस चीज को जरा समझने का प्रयास करिए। भाग्य भाव में बैठा पाप ग्रह अपने आप को शुभ करेगा, भाव को कमजोर कर देगा। जब उसकी दशा आएगी तो वो ग्रह आपको निसंदेह भाग्य से संबंधित अच्छे फल देगा, परंतु भाग्य को तो उसने मूलतः कमजोर कर दिया है। फलतः आपका जो ग्रोथ बहुत तीव्र हो सकता था, भाग्य साथ तो देगा लेकिन उसकी गति धीमी हो जाएगी। वैसे ही लग्न है, लग्न अर्थात आप। जन्म कुंडली में 3 त्रिकोण माने गए हैं, 4 केंद्र 3 त्रिकोण, इसमें से लग्न भी त्रिकोण में आता है और लग्न केंद्र में भी आता है, लग्न दोनों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है तो अच्छी, जहां मंगल और शनि के दुष्प्रभाव में कमी आए, लेकिन फिर भी वो जो दुष्प्रभाव है वो आपके व्यक्तित्व को कमजोर करेगा। अंकुर वर्मा, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी बृहस्पति, सूर्य और बुध हैं। ये तीनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, लेकिन 6, 8, 12 अशुभ भाव होने के कारण क्या जातक को इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? और यदि अगर यह भाग्य भाव में बैठ जाए तब क्या प्रभाव मिलेगा? निसंदेह अगर देखा जाए तो मकर लग्न की कुंडली में देवगुरु, मकर लग्न की कुंडली में सूर्य सर्वाधिक अकारक ग्रहों में से एक है। लेकिन आपने जो भाव बताया है, जैसे जन्म कुंडली के 3रे भाव में हो, जन्म कुंडली के 9वें में हो, जन्म कुंडली के लाभ में हो, तो इससे बेहतर भाव इनके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का कोई अकारक ग्रह हो और अकारक ग्रह होकर के वो जन्म कुंडली के ऐसे किसी भाव में बैठा हो, जैसे भाग्य भाव को ही ले लीजिए, तो यहां पर वो कारक हो जाते हैं, गुरु भी कारक हो जाते हैं, यहां पर सूर्य भी कारक हो जाते हैं। लग्न में ही अगर ये बैठ जाते तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती। लेकिन यदि लग्न में नहीं बैठे हैं तो कहां बैठे हैं? नवम में बैठे हैं। देखिए हमेशा याद रखिए 2 बातें। निसंदेह यदि आपकी कुंडली का नवम मजबूत हो तो आपको थोड़े से प्रयत्नों से भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि नवम कमजोर हो पर आपका लग्न ठीक ठाक बचा हो, लग्न के पास बल हो, तो ठीक है, पुरुषार्थ आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, पर चीजें मिल जाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं। आप विशेष रूप से पूजा आराधना किया करिए तो आपके बुध, गुरु और सूर्य अच्छे ही परिणाम आपको देंगे। तुलिका वर्मा का प्रश्न है, मेरा लग्नेश बुध कन्या लग्न है, 6ठे भाव में है और अष्टमेश मंगल 5वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी सूर्य 7वें भाव में है। आपके कहे अनुसार मेरा वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब मैं भविष्य में इस स्थिति से उबर पाऊंगी या नहीं? कृपया जल्दी जवाब दें। अब तो देखिए, मुझे तो जहां तक किस तथ्य के हिसाब से समझाया, सप्तम भाव में 12वें भाव का स्वामी आकर के बैठा है, तो दाम्पत्य तो सीधी सी बात है कि यहां खराब होना ही होना है। और बाकी की स्थिति जैसा आपने कहा कि लग्नेश बुध 6वें भाव में बैठे हैं तो ये अवयोग हो गया, अष्टमेश मंगल 5वें भाव में बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक मामले में अच्छा है। मैंने कहा था वैज्ञानिक बना देता है, संतान पक्ष को कमजोर करेगा, पर 12वें का स्वामी जाकर के सूर्य जो 7वें भाव में बैठे हैं, ये तो दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से खराब करेंगे ही करेंगे। देखिए, जहां तक मैं उबरने की बात कहूं, ये बात सदैव ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में चाहे अच्छा योग हो या बुरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो केवल जीवन भर उसको अच्छे योग का प्रभाव मिलेगा, उसको बुरा योग का प्रभाव मिलेगा ही नहीं। यदि किसी की जन्म कुंडली में कुछ बुरे योग हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा लाइफ उनका पूरे कष्टों में ही बीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी के भी तो कुछ और भाव होंगे, बाकी की तो कुछ और स्थितियां होंगी कुंडली में जो आपकी सुरक्षा करेंगी, तो बिल्कुल उभर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी साधना करिए। सप्तम में सूर्य नीच के समान फल देने लगते हैं तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को बल दीजिए ताकि आत्मविश्वास आपके अंदर आए।
12वें का स्वामी बन करके बैठे हैं, वो दाम्पत्य को खराब कर देंगे, लग्न पर दृष्टि डाल करके लग्न को भी कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। तो सूर्य की आराधना करिए। लग्न तो ऑलरेडी कमजोर पड़ा है क्योंकि लग्नपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। तो सूर्य की आराधना करिए, इससे जरूर कुछ राहत आपको मिलेगी। नमन सोनी का प्रश्न है, मेरी सिंह लग्न कि कुंडली में षष्ठ भाव में मकर राशि के केतु, परंतु चलित में वह पंचम का फल दे रहे हैं और केतु पर शनि और राहु की दृष्टि है और वर्तमान में मुझे केतु की महादशा चल रही है, तो यह दशा मुझे कैसा फल देगी? मेरी सिंह लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में मकर राशि के केतु हैं और पंचम का फल दे रहे हैं और केतु पर शनि और राहु की दृष्टि है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और नजर लगना इत्यादि से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के लिए ये समय होता है। नजर लगे, स्वास्थ्य में परेशानी हो, ये परिवर्तन कराता है, व्यर्थ की परेशानियां खड़ा करता है। खुशबू सिंह जी का प्रश्न है, कन्या लग्न दूसरे भाव में चित्रा नक्षत्र में शनि 17 अंश और चंद्रमा 0 अंश 8 अंश 0.0 अंश पर ही है, समझ लीजिए युति है, तथा बुध 12वें भाव में सूर्य के साथ और शुक्र 4 अंश पर लग्न में राहु से दृष्ट। शनि की दशा अप्रैल से शुरू हुई है, कौन सा रत्न धारण करें? बिजनेस में 10 वर्ष से असफलता मिलती रही है। आपने कहा है कि कन्या लग्न दूसरे भाव में चित्रा नक्षत्र में शनि 17 अंश पर है। वैसे तो शनि आपके उच्च के हैं, लेकिन अभी अभी शनि का राशि से पंचम, क्योंकि आपने ऐसा कहा कि चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हुए हैं, तो यदि चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हैं तो तुला राशि आपकी हो गई। तुला राशि में शनि चंद्रमा की युति है तो विषयोग, और अभी अभी राशि से शनि आपके पंचम में हुए हैं, तो ये मानसिक अशांति और परेशानी जो अब तक आपने देखा है 10 साल से, 7.5 का साल था, मैं 14 साल का एक जिक्र किया करता हूं, अभी और 2.5 साल फिर से अभी आपको देखना है। रत्न धारण करने की जगह आराधना करिए हनुमान जी की, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। ये रत्न धारण करने से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर आपके लिए होगा। ध्रुवित राठौर जी का प्रश्न है, मिथुन लग्न की कुंडली में वक्री बुध 4 अंश तृतीय भाव में और 5 अंश के चंद्रदेव सप्तम भाव में, तात्कालिक शत्रुता होने पर भी मैंने गलती से पन्ना पहना हुआ है, तो क्या यह चलेगा? क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से पैसे एकत्रित करके पन्ना खरीदा है। साहब, ये तो वही वाला प्रश्न हो गया कि बहुत मुश्किल से आपने जहर खरीदा है तो खा लूं। अब आप देखिए ऐसा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में वक्री बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तात्कालिक शत्रुता तो है, मैंने समझ लिया है। त्वचाजन्य कोई विशेष रोग तो नहीं है। जब से धारण किया है तब से वाणी के कारण लोग आपके शत्रु तो नहीं बन रहे। अगर बन रहे तब तो भैया चाहे पैसे से खरीदा या खून बेच के खरीदा, हटा दीजिए, क्योंकि जो बचा है उसको तो बचाएंगे ना। तो पहले देखिए, ये भाव तो पीड़ित करेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा से षष्ठाष्टक योग बना हुआ है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि स्थिति क्या है। स्वास्थ्य में अभी तक कोई परेशानी तो ऐसे नहीं, विशेषकर त्वचाजन्य रोग, एलर्जी और वाणी से संबंधित कोई परेशानी नहीं आई है तब तो फिर पहने रहिए, बाकी ऐसा पहनना नहीं चाहिए। श्रेयांश सिंह जी का प्रश्न है, कर्क लग्न मकर राशि गुरु शुक्र की युति 12वें भाव में, कैसा फल मिलेगा? केस मुकदमा में जेल जाना पड़ेगा? किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है? अगर आप वर्तमान में ऐसी किसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो जाना पड़ सकता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि 12वें में कोर्ट कचहरी का जो काम कराते हो राहु का काम है। गुरु और शुक्र इस काम में सहयोगी नहीं। हाँ, शुक्र 12वें में हो तो अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा करता हूं कि अगर ऐसा जातक सचेत न हो तो स्त्री वर्ग के कारण उसको जेल जाना पड़ सकता है, तो वो आप जरूर सावधान रहिए, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं। और अगला प्रश्न है पवन सैनी का। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में, राहु 5वें और 6ठे भाव में शनि, 11वें भाव में सूर्य बुध केतु और 12वें भाव में गुरु शुक्र मंगल हों तो पन्ना धारण कर सकते हैं और बुध अस्त है। सिंह लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि चंद्रमा दूसरे में, राहु 5वें में और 6ठवें भाव में शनि, 11वें भाव में सूर्य बुध केतु बैठे हैं, तो बुध का जाकर के कुंडली के लाभ भाव में होना, बड़े प्रेम से धारण किया जा सकता है पन्ना को। बुध अस्त होकर के भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं, ऐसा मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बता रखा है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था मैं। आशा करता हूं जिन प्रश्नों को आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया उन सभी दर्शकों की जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।